रदरफोर्ड सॉडिल वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज का मूवमेंट, जो चार्ज पार्टिकल है। रदरफोर्ड सॉडिल इन द मोशन ऑफ एटम के मोशन के अंदर जो न्यूक्लियस का स्पेक्ट्रम होता है और उसका भी कोलिजन होता है, पता नहीं क्या है। द रेडियो एक्टिव इन द एटम एनर्जी, एटम की एनर्जी में रेडियो एक्टिव डिस्ट्रॉय इन द न्यूक्लियस ऑफ द इंक्रीज द रेडियो एक्टिव। हाँ, अब ये क्या बोला है क्या नहीं समझ आ रहा। हाँ, कोई बात नहीं, यहां से देखो, एक इस तरह से कुछ डायग्राम बनाया हुआ था और आपको बोला था कि यहां पे शेडेड रीजन किया हुआ था, इस शेडेड रीजन में से फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स बताना था। तो शेडेड रीजन में से आउटवर्ड फ्लक्स, यहां पे जो चार्ज था, एक तो था प्लस का 2 माइक्रोकूलम और एक था माइनस का 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, आपको काफी लोगों ने फॉर्मूला सही लिखा है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक सही था। फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू कितना होगा? प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 2 माइनस का 1 माइक्रोकूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा था आंसर। अगर किसी ने ऐसा भी छोड़ दिया होता 1 माइक्रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये है फ्लक्स की वैल्यू, ये है फ्लक्स की वैल्यू। यहां तक छोड़ दिया था कोई नहीं, किसी ने यहां पे पॉइंट भी लिख दिए, इसकी वैल्यू लिख दी। अब मान लो कि अगर आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी है तो आप म्यू की भी वैल्यू लिखो। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो ऊपर क्या लिखना था? 1 इंटू 10 की पावर -6, ये लिखना था। आप इसको सॉल्व करके फिर आंसर लिख देते, कोई बात नहीं। अब मान लो कि आपको ये नहीं आता है, तो अब देखो आंसर कैसे लिखना था। ये गलत तरीका था, ये गलत तरीका था। इसका आंसर कैसे लिखना था? यहां पे था माइक्रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना। समझना, देखो कैसे करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखनी नहीं है आपको, आपको लिखनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई का। ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 पाई का। अच्छा, नीचे क्या बना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये वैल्यू बनती 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 4 पाई, ये आती फ्लक्स की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 4 36 पाई, 36 पाई। अच्छा, और 10 की पावर 9 और 10 की पावर 6 कितना होता? 10 की पावर 3। ये हुआ फ्लक्स की वैल्यू। या अब यहां पे छोड़ोगे ना तो वो नंबर देगा लेकिन पूरे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके पास में जो आंसर शीट आ रखी है ना, उसमें आंसर ये लिखा हुआ है, ये 36 पाई इंटू 10 की पावर 3। आपको एप्सिलॉन नॉट के अंदर आंसर नहीं छोड़ना होता। आप पाई की टर्म्स में आंसर छोड़ सकते हो, माइक्रो की टर्म्स में छोड़ सकते हो, किलो की टर्म्स में छोड़ सकते हो, पर आप एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ सकते थे। फिर मतलब क्या रहा? क्वेश्चन को करने का मतलब क्या था? यहां तक बातें समझ में आई आपको? अगर कहीं पे भी आपको एप्सिलॉन नॉट दिख जाता है पूरी फिजिक्स में, जो फर्स्ट पार्ट की फिजिक्स में, तो एप्सिलॉन नॉट को चेंज करने का तरीका क्या है? उसके साथ 4 पाई को लेके आओ साथ में। जब 4 पाई को साथ लेके आ जाओगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 बन जाएगा और आपका आंसर इजी हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है अब? ठीक है ना। जिन लोगों ने यहां तक करके आए, मैंने ऐसा नहीं है कि उनको नंबर नहीं दिए, मैंने नंबर सही दिए, ठीक है ना। मैंने केवल फॉर्मूला लिखने के लिए यहां तक की प्रोसेस करने के भी, जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन बना रखा है मैंने 1.5 नंबर दिए हैं, पर 2 नंबर लायक किसी ने भी काम नहीं किया इसके अंदर। किसी को, एक जने को 2 नंबर भी दिए हैं मैंने, वो अपना आंसर देखना कि मैंने उसके आंसर में क्या सेटिंग की थी। उसने क्या है, पॉइंट्स के अंदर आंसर लिख लिया था, पॉइंट्स के अंदर आंसर लिख लिया था। अब वो मेरे ख्याल से या तो लड़कों में ही है कोई, या तो वो है नवीन है, ठीक है ना, या तो नवीन होगा, ठीक है ना, यही हो सकता है। नहीं करके आया क्या? तो कोई और होगा। अच्छा, हाँ, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी समझा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने समझ रखी है, 11th वालों आपने समझ रखी है, बस केवल समझते जाना। देखो, मैंने एक चार्ज रखा है पॉजिटिव वाला, ठीक है।
मैंने एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट से पकड़ के लेके आ रहा हूं, पकड़ के ला रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, उसे रिपेल कर रहा है, उसे धक्का मार रहा है, आने नहीं देना चाहता है, तो मुझे उसे खींच के लाने में वर्क करना पड़ रहा है। मान लो कि इस पॉजिटिव वाले चार्ज, ये मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां पे मैं क्या करता हूं, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाता हूं और यहां रखता हूं, और ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर, यहां पे रखा है मैंने कोई स्मॉल क्यू, इस स्मॉल क्यू को इन्फिनिटी से यहां तक लाकर रखने में मुझे कोई ना कोई वर्क करना पड़ जाएगा। वो वर्क ऐसे खींच के लाऊंगा, क्यों लाना पड़ेगा खींच के, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, अभी धक्का मार रहा है, ये भी पॉजिटिव धक्का मार रहा है, तो मेरे को लाने में वर्क करना पड़ रहा है। अब मेरा वर्क कहां जाके स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। समझा रखा है, 11th वालों को समझ में आ गया होगा ये क्या चल रहा है। मैंने इसको खींच के लेके आया और यहां पे रखते ही इसमें अब जो मेरा वर्क था वो मेरा वर्क तो लॉस हो गया। मान लो मैंने 100 जूल काम किया, मैंने 100 जूल काम किया, और 100 जूल काम करने के बाद में वो एनर्जी इसके अंदर रहेगी, लेकिन वो ये चलता तो दिख नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ी, तो कौन सी एनर्जी आ गई यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है माइनस का एफ डॉट डी एक्स, इस तरह से माइनस का एफ डॉट डी एक्स। अब ये वर्क कहां से कहां कर रहा हूं, इन्फिनिटी से कहां तक लाने में, आर लाने में, इन्फिनिटी से आर लाने, ये तो वर्क डन है। मान लेते हैं ये जो पोटेंशियल एनर्जी गई है इसके अंदर, ये वर्क डन के बराबर है हमारा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। अगर मेरा वर्क नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मेरा वर्क अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की हो जाएगी, उल्टा होगा, क्योंकि मैंने अगर मान लो 10 रुपए दे दिए तो उसके लिए पॉजिटिव के 10 है, मेरे लिए नेगेटिव के 10 है। अगर मैंने 10 रुपए ले लिए तो उसके लिए नेगेटिव के 10 है, मेरे लिए पॉजिटिव के 10 है। यहां तक समझ में आ रहा है, ओके। अब मान लो ये तो मैं क्यू को लेके आऊं, क्यू को लेके आया हूं, जितनी एनर्जी इसमें गई वो थी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि मैं लेके आऊं तो केवल 1 कूलाम को लेके आऊं। कितने को लेके आना है मुझे, 1 कूलाम। तो इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से कितना लेके आना है, केवल 1 कूलाम लेके आना है। कितना लाओगे, 1 कूलाम। 1 कूलाम को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, 1 कूलाम को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट करेंगे। मान लेते हैं 10 कूलाम लेके आया, 10 कूलाम लाने में मुझे 1000 जूल काम करना पड़ा। 10 कूलाम लाने में कितना जूल काम करना पड़ा, 1000। तो बताओ 1 कूलाम लाने में कितना काम करना पड़ा होगा, 100। सिंपल है, 10 कूलाम लाने में कितना जूल करना पड़ रहा है, 1000, तो 1 कूलाम लाने के लिए 100। तो वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। अभी जो आपने किया वो क्या था, 1000 जूल मुझे काम करना पड़ रहा है, और कितने जूल के लिए, कितने कूलाम के लिए, 10 कूलाम के लिए। काटापीटी करी तो 100 जूल पर कूलाम। तो जो पोटेंशियल V, पोटेंशियल को V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाएंगे, ये होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन किस में होता है, जूल अपॉन में कूलाम, जूल अपॉन में कूलाम। ये इसकी यूनिट है SI। अब इसको हम डेराइव्ड यूनिट लिखते हैं वोल्ट, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। जैसे बोलता है ना 2 वोल्ट लगा, 3 वोल्ट लगा, 3 वोल्ट का मतलब क्या है, 3 जूल लगे। 3 वोल्ट का मतलब क्या है, 3 जूल लगे। 1 कूलाम को वहां से लाने में कितना जूल लगा, 3 जूल। जैसे अगर हमारे यहाँ बिजली आ रही है, करंट आ रहा है, इस करंट है 220 वोल्ट की, इसका मतलब क्या है, जहां से भी चला है वहां से यहां तक आने में कितने जूल लगा दिए इस पे, 220 जूल। कितने जूल लग गए, 220 जूल। यहां तक तो समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब ये तो था जूल वाला कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल। अब हमको यहां पे 1 जूल लाएंगे तो बार बार पकड़ पकड़ के थोड़ी लाएंगे, तो हमको एक फॉर्मूला बनाना है कि इसकी वजह से है ना ये काम। अगर मान लो ये Q ज्यादा हो जाए, ये बहुत बड़ा चार्ज होता, तो यहां पर लाने में मुझे ज्यादा रिपल्शन फोर्स होता, ज्यादा रिपल्शन फोर्स होता तो ज्यादा ही पोटेंशियल निकल रहा है। अब ज्यादा पोटेंशियल मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस V की वैल्यू फॉर्मूले वाइज क्या है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन कितना होगा, F डॉट dr माइनस का अपॉन में Q। Q चार्ज को लेके आते हैं F डॉट dr। अब Q कितना है, 1 कूलाम हो जाए तो Q की वैल्यू 1,
यहां से कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक, तो v की वैल्यू हुई माइनस का इंफिनिटी टू आर, q की वैल्यू 1, इस फोर्स की वैल्यू, इसकी वजह से एक कूलाम पे कितना फोर्स लगेगा, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर dr, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर dr, ये वाली बात समझ में आई, ये मैं डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं अभी। अब इस k और q को तो बाहर निकाल दो, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, तो 1 अपॉन r का करेंगे तो v इक्वल टू के क्यू को तो बाहर निकाल लिया, माइनस अंदर है, इंफिनिटी से r तक करना है, और ये हुआ 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल टू माइनस का के क्यू माइनस का 1/r इंफिनिटी से r तक, ये वाला माइनस एक दूसरे कट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो मैंने यहां पे किया, कट कर दिया, तो के क्यू तो बाहर रह गया, के क्यू बाहर रह गया, अंदर क्या हुआ 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये हुआ के क्यू अपॉन में r। तो जनरल फॉर्मूला, किसी q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन में r, ठीक है ना। जो ग्रेविटेशन वाले पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाया है मैंने, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू जी एम अपॉन में r, याद है ऐसा कुछ, जी एम अपॉन में r, वो ग्रेविटेशन में था, सेम टू सेम फॉर्मूला है, v इक्वल टू के क्यू अपॉन में r। जो चीज आप ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हो वो एक चैप्टर है, 12th की फिजिक्स में ग्रेविटेशन का चैप्टर 4 चैप्टर है, 12th की फिजिक्स में ग्रेविटेशन का चैप्टर, अगर आपको एक केवल ग्रेविटेशन का चैप्टर आता है ना, तो 12th में आओगे तो आपको 4 चैप्टर लगातार आते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर भी। ये सेम टू सेम फॉर्मूला ऐसा का ऐसा ही बन गया, के क्यू अपॉन में आर, ये हो गया पोटेंशियल। अब जो पोटेंशियल है, ये देखो यहां पे था वर्क अपॉन में कूलाम, क्या वर्क कोई वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कोई वेक्टर है, नहीं, ये भी स्केलर है। स्केलर स्केलर से बनेगा कौन, स्केलर, तो v जो पोटेंशियल है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब एक लफड़ा खत्म हो गया, अब तक जो हम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो सब वेक्टर थे, तो वेक्टर की वजह से एक गड़बड़ होती थी, हमको डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना होता था, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखना है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखना है। तो अब इसमें आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आ गया, ठीक है। अब आता है सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब बहुत सारे चार्ज हो जाए, उसकी वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा, तो सुपरपोजिशन। ये यहां पे बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 और इस तरह से कितने हैं Qn। किसी एक पॉइंट पे इनकी डिस्टेंस कितनी है, इससे R1 है, इससे R2 है, इससे R3 है, इससे Rn है, इस तरह से n चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, R1 R2 R3 Rn। इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, k Q1 अपॉन में R1, इसकी वजह से k Q2 अपॉन R2, k Q3 अपॉन में R3, ऐसे चलता जाएगा k Qn अपॉन में Rn, ये वाला काम है। अच्छा, अब ये सारे जो पोटेंशियल बन रहे हैं, पहले तो क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तब तो इलेक्ट्रिक वो वेक्टर होते थे, तो वेक्टर में डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ना पड़ता था। अब वेक्टर कुछ नहीं है, अब क्या है, डायरेक्ट ही स्केलर, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v की वैल्यू हो जाएगी k Q1 अपॉन में R1 प्लस k Q2 अपॉन में R2 प्लस ऐसे चलता जाएगा k Qn अपॉन में Rn। अब इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था, v की वैल्यू सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक k Qi अपॉन में Ri, k Qi अपॉन में Ri, इस तरह का फॉर्मूला लिखवा रखा है ना मैंने, याद है आपको। अच्छा, ये वाला हो गया सुपरपोजिशन के अंदर। अब मान लो कि ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो नेगेटिव की वजह से क्या नेगेटिव आएगा, हाँ, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव वाला था तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, फिर थे स्फीयर पे, स्फीयर से एक r रेडियस का स्फीयर है, हमने इसको दे रखा है चार्ज
पॉजिटिव वाला, इसको दे रखा है चार्ज पॉजिटिव वाला। अब इसकी वजह से r डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तरीके थे सेम, वैसे ही आपको निकालना है अब पोटेंशियल की वैल्यू। अब पोटेंशियल की वैल्यू कहां आएगी, एक तो बाहर के पॉइंट पे, एक सरफेस के पॉइंट पे, एक अंदर के पॉइंट पे। तो r की वैल्यू एक बार तो हो ग्रेटर देन कैपिटल R, r की वैल्यू एक बार कैपिटल R के बराबर, और r की वैल्यू एक बार लेस देन कैपिटल R, इस तरह से अंदर बाहर। अब ये मान लो कैसा है, शेल है, शेल या तो लिखा है शेल मतलब कि खोखला है, ये अंदर से खोखला है, कुछ नहीं है, या फिर लिखा हो कंडक्टिंग स्फीयर। क्या लिखा हो, तो कंडक्टिंग स्फीयर पे भी चार्ज कहां होता है, बाहर होता है। अच्छा, अब इसकी वजह से बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल बाहर के पे होगा के क्यू, इसके ऊपर चार्ज अपॉन में स्मॉल आर, बाहर का जो भी वैल्यू होगा। अब सरफेस के ऊपर कितना होगा, V8 सरफेस, ये कितना होगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। अच्छा, V इनसाइड, ये आउटसाइड के लिए था, इनसाइड के लिए भी कितना होगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। अब इनसाइड और सरफेस ये दोनों इक्वल होगी वैल्यू, ऐसे समझो हम इनफाइनाइट से चार्ज लेके आ रहे हैं, हमको वर्क करना पड़ता रहेगा, ठीक है। जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर की सरफेस तक आए तब तक तो वर्क करना पड़ेगा। अब स्फीयर की सरफेस के अंदर जाएंगे तो अंदर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो जैसे ही अंदर घुसे, अब उसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, जब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो अब उसको कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, तो वर्क ही नहीं करना पड़ेगा तो उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होगी। तो कहां तक वर्क करना पड़ता है, केवल सरफेस तक आने में, उसके अंदर जाके वर्क नहीं करना पड़ता। कौन सा वाला केस है, जब स्फेरिकल शेल दे रखा हो या कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा हो। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, ओके। अब इधर देखो, मान लो आपके पास में क्या हो, स्फीयर तो हो लेकिन इसके अंदर भी चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी बाहर सरफेस पे और अंदर, बाहर सरफेस पे अंदर, इनके डेरिवेशन है पूरे। बाहर V आउटसाइड कितना होगा, वही K कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल r, बाहर वाले के लिए। सरफेस पे V सरफेस K कैपिटल Q अपॉन में कैपिटल R। अच्छा, V इनसाइड, इनसाइड का फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, ध्यान रखना है, इसका डेरिवेशन है और डेरिवेशन भी रट के रखना है। वैसे तो इस चैप्टर में बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन क्या करता है आपसे केवल छोटे छोटे डेरिवेशन करवा लेता है। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया और उसमें बोला कि केवल इनसाइड वाले पॉइंट के लिए डेरिवेशन करो, केवल इनसाइड वाले के लिए। तो ध्यान रखना वहां पे छोटा डेरिवेशन आएगा तो केवल इनसाइड वाले के लिए भी आ जाएगा। तो V इनसाइड कितना हो गया, K कैपिटल Q, अब की बात 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन में 2kr क्यूब, ये वाला। अब जो आपके लिए पहले पढ़ाया था उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सेम था। जब कौन सा था, शेल था। जब अंदर क्या हो जाए, चार्ज अंदर की तरफ भी हो, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, उस केस में ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब इनके ग्राफ बनवाए थे इस तरह से, सरफेस पे Vs, r डिस्टेंस पे Vs, बाहर की तरफ तो इस तरह से, अंदर की तरफ इस तरह से, ये होगा 3/2 ऑफ V सरफेस। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है V8O, एक सेकेंड, V8O, R की वैल्यू 0 रखोगे तो 3kq अपॉन में 2r सेंटर के ऊपर। तो सेंटर के ऊपर सरफेस का कितना टाइम, 3/2 टाइम या 1.5 टाइम, 1.5 गुना, सेंटर का 1.5 गुना, ये V8 सरफेस, ये R डिस्टेंस पे। और अगर मान लो कि वो कंडक्टिंग बोल दिया जाता है, उसके लिए जो था, उसके लिए ग्राफ बनता था, ये हो गया R डिस्टेंस, ये हो गया V8 सरफेस। अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती थी, जो कितनी होती थी, K कैपिटल Q अपॉन में कैपिटल R। और बाहर की तरफ
डिक्रीज होती थी। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, इसमें ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। हाँ, अब इधर देखो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, ये सबको समझ में भी आ जाएगा। ये जो भी क्यू चार्ज है, इससे पास वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होता है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहाँ का पोटेंशियल VA, ये पॉइंट B है, यहाँ का पोटेंशियल VB, ये पॉइंट C है, यहाँ का पोटेंशियल VC। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, और ये डिस्टेंस और ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होती जाएगी उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। डिस्टेंस के साथ में इनवर्स प्रोपोर्शनल है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहां तक तो ठीक है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमेशा चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ये हाई है, ये लो है, ये और लो है। अगर मैं चार्ज को लाके यहां छोड़ूंगा तो वो ऑटोमेटिकली किधर चलना शुरू होगा? B और C की तरफ। अब यहां पे छोड़ने पे उधर ही क्यों जा रहा है? उधर इसलिए जा रहा है क्योंकि ये रिपल्शन दे रहा है उसको। ये क्या दे रहा है? रिपल्शन। तो जैसे ये रिपल्शन देना स्टार्ट कर रहा है, ये A से C की तरफ जा रहा है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ठीक है ना। अब मान लो मैं 1 कूलाम को ही ले जाऊंगा इधर उधर, ये है 100 वोल्ट, ये है 100 नहीं, ये है मान लेते हैं 80 वोल्ट, और ये है 30 वोल्ट। अगर यहां से यहां तक आता है तो कितना डिफरेंस है? 100 से 80 कितना? 20। ये डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। इस 20 वोल्ट का मतलब ये है कि यहां से यहां तक आने में 1 कूलाम को कितना वर्क करना पड़ता है? 20 जूल का। यहां से यहां तक आएगा तो कितना जूल होगा वर्क? 20। 1 कूलाम आएगा, 2 कूलाम आएगा तो 40, 3 कूलाम आएगा तो 80। याद होगा मैंने जब क्लास में करवाया था तो जयपुर, कुचामन, जोबनेर, नावा इस तरह से बताए थे आपके, हाँ बीच में सांबर, फिर सबके भाड़े बताए थे। कुचामन से नावा जाने के 20 रुपए, फिर वहां से आगे जोबनेर जाने के रुपए, फिर जोबनेर से जयपुर जाने के रुपए, इस तरह से मैंने भाड़े बताए थे। अगर आपको दो जगहों के बीच में जाना है तो डिफरेंस का ही भाड़ा देना पड़ता था, तो इसमें भी सेम ऐसा ही है। इस जगह से इस जगह के बीच में जा रहे हैं तो आपको कितना देना पड़ रहा है? 20 जूल। अगर इस जगह से इस जगह जाना पड़ता तो 50। और वो किसके लिए है? प्रति आदमी के लिए था वो किराया। तो प्रति आदमी के लिए तो ये 1 कूलाम का किराया है, 1 कूलाम का किराया है, 1 कूलाम का किराया है, तभी ये ऐसा है। अगर यहाँ पे एक साथ कितने आ जाए, मान लो 10 कूलाम आ गए, तो यहाँ पे कितना जूल लगेगा फिर? 500। और यहाँ कितना लग रहा होता था? 20। अच्छा, यहां से यहां डायरेक्ट जाना होता तो कितना वर्क करना पड़ता 1 कूलाम को? 10, 70। ये समझ में आ गया? ठीक है ना। तो वोल्टेज किसी भी जगह के बीच का डिफरेंस आएगा तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो? वर्क डन। तो वर्क डन होगा Q मल्टीप्लाई डेल्टा V, Q मल्टीप्लाई डेल्टा V, वर्क डन। मान लेते हैं 10 कूलाम को ले जा रहे हैं, कहां से कहां? A से लेके C तक। तो A से लेके C तक का डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 30, तो कितना हुआ ये? 700 जूल। ये वाली बात समझ में आई कैसे किया? ये वाला फॉर्मूला, वर्क डन। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो छोटा क्वेश्चन आ गया, तो छोटा क्वेश्चन ऐसे ही करेगा कि एक चार्ज है जो कितना है? 5 कूलाम का है, इसे कहां से कहां तक ले जाना है? इसे 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक लेके जाना है। तो बताओ वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो इस तरह से आपको वर्क डन कैसे निकालोगे? चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो W इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला कहां से आया है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था V इक्वल टू W अपॉन में Q, तो ये Q को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, W इक्वल टू Q इंटू V। ये यहीं से आया फॉर्मूला। ओके।